हेलो फ्रेंड्स। होप सो आप लोगों को मैंने जो भी लास्ट 2 वीडियो में पढ़ाया है, ये जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर में, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है मैं एक बार क्विकली उसको रिवाइज़ कर दूं। तो सर मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ा है? सर इंश्योरेंस क्लेम में क्या पढ़ा है कि सर अपने को इस चैप्टर में ये कैलकुलेट करना है कि अपने बिजनेस में जो फायर ब्रेकआउट हुआ उसमें से जो लॉस हो गई गुड्स की, आखिर उसकी वैल्यू कितनी थी, कितना अपन क्लेम करें इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, ये अपने को इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है। और आज उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, देखेंगे और सम्स किस तरह के हो सकते हैं, क्या नया नया एडजस्टमेंट आ सकता है सम्स के अंदर में, वो हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विद दैट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपने पास जो क्वेश्चन होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक बिजनेस का सिचुएशन दिया गया होगा जिसमें से एक साल के अंदर में किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे साल के बीच में आग लग गया होगा। ठीक है, और जब अपने बिजनेस में फायर ब्रेकआउट होगा, आग लग जाएगा, तो क्या होगा, अपने को जिस दिन जिस डेट पे आग लगी बिजनेस में उस डेट पे हमारे पास कितने का क्लोजिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। पूरे क्वेश्चंस में हम लोग यही करेंगे। ठीक है, एंड इस चीज़ को ही समझाने के लिए मैं CMA इंस्टीट्यूट के मैथ का ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 27। आपके पास अगर ये बुक हो तो ठीक है, वरना आप इंस्टीट्यूट के मैथ्स जो है वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सर मैं एक बात और कह दूं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि सर मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपने को एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होगे, ऐसा कुछ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। सर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है साल के बीच में ही, कभी भी कैलकुलेट करना है साल के ख़त्म होने से पहले कि आखिर हम लोगों के पास ऑन द डेट ऑफ फायर जो वैल्यू ऑफ स्टॉक थी वो कितनी थी। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जो आइटम होनी चाहिए वो कौन कौन सी आइटम होनी चाहिए? सर हमारे पास जो आइटम होनी चाहिए वो ओपनिंग स्टॉक होनी चाहिए। ठीक है, परचेज होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल भी होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? सर बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आएगा वो है क्लोजिंग स्टॉक। सर पहले हम जो भी फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग PL में जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता था वहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलता था वो बैलेंसिंग फिगर होता था हमारा क्रॉस प्रॉफिट, इजंट इट? ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया कि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था वो पहले क्या निकलता था फाइनल अकाउंट्स में, क्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट पहले से पता होगी। कैसे पता होगी सर? तो सर इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं पास्ट के ट्रेंड्स को देखकर। पास्ट ईयर में हम लोगों ने एनालिसिस किया कि पहले फॉर एग्जांपल मैं अपने सेल के ऊपर मैं 10% या 20% या 15% ग्रॉस प्रॉफिट कमाता था। कंडीशंस नॉर्मल है, किसी भी तरह का प्राइस में चेंजेस नहीं आया, ना ही सेलिंग प्राइस में, ना ही कॉस्ट प्राइस में, ना ही मैंने जो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ इसमें किसी तरह का प्राइस में चेंजेस आया, ना ही जो मैं सेल कर रहा हूँ उसमें किसी भी तरह का प्राइस में चेंजेस आया। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहेगा। मैं ये एक एस्टिमेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो एस्टिमेटेड बेसिस में हम लोग निकालते हैं, लास्ट ईयर का परसेंटेज निकालते हैं, एंड उसको इस साल में, करंट ईयर में, जिस साल में बिजनेस में आग लगा उस साल में आकर हम लोग उसको अपने सेल के ऊपर अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है सर, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया। तो सर एक और सिचुएशन हमारे पास आके खड़ी हो सकती है जिसमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई होगी। ठीक है, उस केस में अपने को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर परसेंटेज दे दी गई है पास्ट ईयर्स की, ठीक है, पास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई होगा, या फिर पास्ट फ्यू ईयर्स का एवरेज परसेंटेज। ठीक है, पास्ट फ्यू ईयर्स का, लेट्स से पास्ट के जो 4 साल हैं, 4 सालों में ग्रॉस प्रॉफिट जो होता था उनका एवरेज का 1% दे दिया गया है। एवरेजली कि मैं इतना 10% या 20% अपने सेल पे कमाता था, तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया गया है तो मैं उस केस में पास्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट खुलता था वो नहीं खोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग अकाउंट पास्ट ईयर का क्यों खोलता था, ये इसलिए खोलता था क्योंकि मुझे ये जानना होता था कि पास्ट ईयर में मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाता था, और ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 करके ये पता लगाता था कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होता है। लेकिन अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दे दिया गया है डायरेक्टली, तो मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाऊं, क्यों फालतू का मेहनत करूं? है ना सर? एकदम सही बात है सर। तो वही जो लास्ट ईयर का GP का परसेंट दिया होगा उसको मैं इस साल लेकर आऊँगा, इस साल लाने के बाद अपने सेल के ऊपर अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। बैलेंसिंग फिगर जो होगा क्रेडिट साइड में वो अपना क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, ये एक था क्विक रिवीजन। अब अपने क्या करते हैं, इस चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्या कहते हैं, CMA मैट का, CMA इंस्टीट्यूट के मैट का ये क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 27 कहता है, ठीक है, कि अ फायर ऑकर्ड ऑन 15th September 2013 इन द premises ऑफ सेन एंड कंपनी. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for the loss of stock.
कहता है कि 15 सितंबर 2013 को अपने बिजनेस में फायर ब्रेकआउट हुआ है, गुड्स का लॉस हो गया है। आप कैलकुलेट करो जी कि हमारे पास जिस दिन बिजनेस में आग लगा उस दिन स्टॉक कितने का था। ठीक है, देखो मैंने जैसे बताया कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे दी गई है तो मैं सीधे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, करंट ईयर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस को डालूंगा, जीपी का परसेंट सेल पे अप्लाई करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर मुझे पास्ट ईयर का जीपी परसेंट नहीं पता है तो क्वेश्चन मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा सर? ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं लास्ट ईयर का, ठीक है, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना पाऊंगा, उसमें से मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जीपी का परसेंट निकलेगा। जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट, वो कैसे निकलता है सर? जीपी बाई सेल इंटू 100, वो करूँगा सर। और वो परसेंट को मैं करंट ईयर में लेकर आऊँगा और अपने सेल पे अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, ये थी बात। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि अपने बिजनेस में आग कब लगा है सर? 15 सितंबर 2013। सर मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आप देखें तो स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2012। सर ये 1 जनवरी 2012, ये डेट को देखकर मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये जो बिज़नेस है ये कोई फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि ये कोई अकाउंटिंग ईयर को फॉलो नहीं करती, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है। क्योंकि स्टॉक तो तभी निकलता है सर जिस दिन हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। पक्का इस इंसान ने, इस बिज़नेस ने अपना जो फाइनल अकाउंट 31 दिसंबर 2011 को बनाया होगा। ठीक है, और 1 जनवरी 2012 को इसका ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो मैं ये डेट को देख कर कह पा रहा हूँ कि हाँ जो ये बिज़नेस है ये वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है, सॉरी वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो सर अगर अगर ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं कर रहा है, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, तो 1 जनवरी 2012 और अगर इसको देखो 15 सितंबर 2013, तो मैं कह सकता हूँ ना ये जो लॉस हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है सर? 1 जनवरी 2013 से लेकर 15 सितंबर 2013 तक इसका ही हम लोगों को अकाउंट्स बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि 15 सितंबर 2013 अपना बिजनेस, अगर बिजनेस में आग नहीं लगता 15 सितंबर को, तो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होता सर? 31 दिसंबर 2013 को, राइट? 31 दिसंबर 2013 को अकाउंट्स बंद होता। लेकिन जबकि मेरे बिजनेस में आग लग गया 15 सितंबर 2013 को, तो मैं क्या करूँगा? 15 सितंबर 2013 को ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करूँगा। ठीक है ना, उसी दिन अपना एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा। ठीक है, तो मुझे पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। 1/1/2012 यानी कि 1 जनवरी 2012 पास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है। स्टॉक 1/1/2013, 1/1/2013 यानी कि मेरा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब यही मेरा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 1/1/2012 को। ठीक है, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो मैंने समझा अगर करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है तो मतलब यही प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, या क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो मैं इसको एक दिन पीछे लेकर चलता हूँ, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक पता है प्रीवियस ईयर का, क्लोजिंग स्टॉक पता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का परचेजेस आप देखो तो आपको पता चलेगा, परचेजेस इन द ईयर 2012। मुझे परचेजेस भी पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है। ठीक है, फिर परचेजेस फ्रॉम 1 जनवरी 2012 टू 15 सितंबर 2013। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चंस को गड़बड़ लग रहा है सर। शायद क्वेश्चंस हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? आप देखो, वो कहता है परचेज इन द ईयर 2012 यानी कि प्रीवियस ईयर का, जस्ट उसी के नीचे वो कहता है परचेजेस फ्रॉम 1 जनवरी 2012 टू 15 सितंबर 2013। आपको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अब देखो तो परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 2013 हम इसको कर देते हैं। ठीक है, टू 15 सितंबर 2013, मतलब ये अपना करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ फायर मैंने परचेज कितना किया है? इतना परचेज किया है। ठीक है, सेल इन द ईयर 2012 मतलब मैंने प्रीवियस ईयर में सेल कितना किया था वो भी दिया गया है, और करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ फायर 15 सितंबर 2013 तक मैंने कितना का सेल किया है वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और कह दूं, पिछले ईयर का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, इसलिए वो कभी भी क्वेश्चन मुझे पिछले ईयर का ये कभी नहीं बताएगा कि पिछले ईयर में जीपी का परसेंटेज कितना था। ठीक है, वो मुझसे जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट करवाएगा क्वेश्चन, इसलिए उसने इतना सारा इन्फॉर्मेशन भर भर के मुझे दिया है। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको बता दूं, पिछले ईयर का जीपी का परसेंटेज मैं अपने करंट ईयर में तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब कंडीशन नॉर्मल होगा। अब पिछले 2 वीडियो से मुझे सुनते हुए आ रहे होगे कि यार कंडीशन नॉर्मल रहेगा, कंडीशन नॉर्मल रहेगा, आखिर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है, सोचो पिछले साल का कंडीशन कुछ था, ठीक है,
बिज़नेस बहुत अच्छे पीरियड में थी, बूम पीरियड में थी, अच्छा व्यापार कर रही थी, ठीक है। उस दौरान उसने इतने का प्रॉफिट कमाया, जीपी कमाया होगा, और जीपी कमाया होगा तो उसने जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट किया। अगर मैं कहता हूँ कि अपने करंट ईयर में कंडीशन चेंज हो जाता है, मतलब प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस आ गया, से फॉर एग्जांपल मैं जिस प्राइस में परचेस करता था वो परचेस प्राइस में चेंजेस आ गया, मैं जिस प्राइस में सेल करता था उस सेल प्राइस में चेंजेस आ गया, मैंने अपना सेल प्राइस बढ़ा दिया, या फिर मेरे से मैं जिससे सामान खरीदता था, ठीक है, अपना सप्लायर से, उसने थोड़ा सा प्राइस में दाम बढ़ा दिया। अगर अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो बताओ कंडीशन क्या नॉर्मल रहा क्या? कंडीशन तो नॉर्मल नहीं रहा, कंडीशन थोड़ा सा अब नॉर्मल हो गया है, कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है पिछले साल के मुकाबले। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पिछले साल में जो ग्रॉस प्रॉफिट में कमाता था सेम का सेम परसेंटेज में इस साल में कमाऊंगा? नहीं कह सकता फ्रेंड। तो मेरे को क्या करना होगा ना, पिछले साल की वो जो लास्ट ईयर का, जो कि प्रीवियस ईयर का मेरा जीपी का परसेंट निकलेगा, वो मैं करंट ईयर में तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब कंडीशन नॉर्मल होगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है, जिससे मेरे करंट ईयर की जो हालत है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं उसको नॉर्मल करने की कोशिश करूँगा। नॉर्मल करने के बाद मैं क्या करूँगा, वो जीपी का परसेंटेज तो अब अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अब नॉर्मल था, मैंने नॉर्मल कर दिया कंडीशन को कैलकुलेशन करके नॉर्मल करने के बाद मैं वो जीपी का परसेंटेज अप्लाई करूँगा। अब जीपी निकलेगा, उसके बाद मैं बैक टू उसको जो कंडीशन था उस कंडीशन के हिसाब से उसको फिट कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, एंड जो हमारा जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा वो एकदम अप्रोप्रिएट निकल के आएगा। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही एडजस्टमेंट को कवर करने की कोशिश करेगा। देखो क्या कहता है वो नीचे एडजस्टमेंट में, ड्यूरिंग द करंट ईयर, ओके, कॉस्ट ऑफ परचेज हैज़ रजन बाई 10% अबव द लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ोतरी हुई है प्राइस में। जो प्राइस में मैं ख़रीदता था, ठीक है, इस साल उससे 10% ज़्यादा मुझे देना पड़ा। मेरा जो परचेस प्राइस है रॉ मटेरियल्स का वो बढ़ गया 10% से पिछले साल के मुकाबले। कंडीशन नॉर्मल नहीं है, तो मैं जो भी बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी जीपी का परसेंट निकलेगा वो मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ एक आधे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। फिर बोला सेलिंग प्राइस हैज़ गॉन अप बाय 5%। मतलब मैंने इस साल जो अपना सेलिंग प्राइस है वो भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है पिछले साल के मुकाबले। मैं इस साल थोड़ा 5% बढ़ा कर बेच रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन नॉर्मल नहीं है यार, सोचो सेल चेंज हो गया, सेल का जो परसेंट था वो चेंज हो गया, मतलब जिस प्राइस में मैं सेल करता था वो प्राइस चेंज हो गया, जिस प्राइस में मैं परचेस करता था वो चेंज हो गया। तो कैसे बोल रहे हो कि कंडीशन पिछले साल के मुकाबले है एकदम समान है, सेम है? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा करंट ईयर में, ताकि मैं पिछले साल से निकला हुआ जो जीपी का परसेंट है वो अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। और सैल्वेज वैल्यू कह रहा है वो 4000 का, मतलब 4000 का गुड्स उन्होंने सेव कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअली जो लॉस होगी हम लोग उस पर क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज क्लॉज का एक क्लॉज होता है सारे इंश्योरेंस के पॉलिसी में, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे तो किसी प्रकार का जो एवरेज क्लॉज का पॉइंट दिखा नहीं, तो उसका कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए। तो फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का यानी कि अपने लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद एक जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, वो मैं इस साल आकर अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई करूंगा, जीपी निकालूंगा। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस आया है, वो मैं बाद में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट तो बना लूँ, पहले आधा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का कंडीशन अपन चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर तो जो होना था वो हो चुका, जीपी निकल चुका होगा, अपने को बस जीपी कैलकुलेट करके जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होगा टू ओपनिंग स्टॉक के साथ, ठीक है। पिछले साल जो अपनी ओपनिंग स्टॉक थी वो थी 40,000 रुपीज़ की। फिर मैंने परचेज़ किया था पिछले साल, सर मैं परचेज़ किया था 80,000 रुपीज़ का पिछले साल, ठीक है। सर मैं पिछले साल सेल भी किया था। सर कितना सेल किया था? सर मैंने सेल जो किया था वो वैल्यू थी 1,20,000 रुपीज़। मैं 1,20,000 रुपीज़ की सेल भी कर चुका हूँ पिछले साल, ठीक है। तो सर ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, सर परचेज़ भी है मेरे पास, सर मैंने कुछ सेल भी किया, ठीक है। और मेरे पास किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया है, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होने को आया। मैं अब क्या करता हूँ, सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस करता हूँ, मेरा जीपी निकलेगा, ठीक है। भूल गए क्या? एक और इन्फॉर्मेशन डालनी थी पिछले साल, क्या बोलो?
सर क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है, आप क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का नहीं डाल रहे हो क्यों? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमें डालना होगा ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, वो कैसे भूल गए? सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा पिछले साल का? सर 60,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है ना। अब ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ, मैंने बोला सर क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,80,000। ओके, मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे 1,80,000। सर जो अपना जीपी निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, सर वो आया 1,80,000 माइनस 1,20,000, दैट इज़ 60,000। ओके सर, यहीं पे मैं जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ। सर जीपी का परसेंट कैसे होता है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। सर जीपी थी 60,000, सेल था 1,20,000 इंटू 100, तो सर इट कम्स टू 50%, है ना। लो जी, पिछले साल का तो अपना जीपी का परसेंटेज निकल गया 50%। इसका मतलब होता है मैं अपने सेल के ऊपर 50% कमाता था, दिख भी रहा है सर। 60,000 में जीपी कमाया हूँ, क्रॉस प्रॉफिट कमाया हूँ, सेल कितना था 1,20,000, मतलब 1,20,000 का 50% कितना 60,000 है, वही तो निकल करके आया। मतलब मैं पिछले साल 50% मेरा क्या होता था जीपी का परसेंट। तो सर इस साल मेरे को अप्लाई करना है ये 50 का परसेंट जो है इस साल अपने सेल पे अप्लाई करना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस आया है, वो कंडीशन में जो चेंजेस आया है उसको हम लोग हैंडल करेंगे, बट क्वेश्चन में जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है हमको उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सर जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था ये 60,000, वही अपने इस साल का करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो सर मैंने यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक। सर कितना है वैल्यू? सर 60,000। ओके सर, मैंने परचेज भी तो किया टिल द डेट ऑफ फायर, ऐसा थोड़ी है बिजनेस में आग लग गया तो फायर लग गया है तो मैं परचेज़ नहीं किया हूँगा। सर मैंने परचेज़ तो किया है टिल द डेट ऑफ फायर। कितना परचेज़ किया है? सर 1,76,000 का परचेज़ भी मैंने किया है। सर टिल द डेट ऑफ फायर मैंने कुछ सेल भी किया है। अच्छा, कितना सेल किया है? सर टिल द डेट ऑफ फायर मैं सेल कर चुका हूँ 2,10,000 रुपीज़ की। ओके, 2,10,000 रुपीज़ की मैं सेल भी कर चुका हूँ। सर आपको मैंने जैसे बताया कि पिछले साल का जीपी का जो परसेंटेज है वो मैं इस साल तभी अप्लाई कर पाऊंगा जब कंडीशन नॉर्मल है, बट आपको अच्छे से पता है कि अपना जो इस साल का करंट ईयर का जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि सर मेरा परचेज प्राइस में चेंजेस आया है, मेरे सेलिंग प्राइस में चेंजेस आया है, तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकता। इस परसेंट, ये जो जीपी का परसेंट है इसको अप्लाई करने के लिए मुझे इसमें और इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा अगर ये परचेज प्राइस यानी कि ये जो परचेज़ किया है ना मैंने, ये परचेज़ में अगर चेंजेस नहीं आता, ये जो सेल किया है ना मैंने, इस सेल में अगर चेंजेस नहीं आता, सेल प्राइस में चेंजेस नहीं आता, तो मैं कितना जीपी कमाता वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए, कंडीशन ये चेक करने के लिए कि अगर मेरा कंडीशन करंट ईयर में भी नॉर्मल होता तो मैं कितना जीपी कमाता, ठीक है, तो मेरा जीपी कितना कमाता, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होता, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने और एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए खोल दिया है, और मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया इफ़ कंडीशन वाज नॉर्मल दिस अकाउंट विल शो कि अगर कंडीशन नॉर्मल रहता करंट ईयर में भी मैं कितना जीपी कमाता। तो देखो मैं बोला ओपनिंग स्टॉक में किसी प्रकार का चेंजेस आया है क्या? नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक में तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आया। तो सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जैसे कि तैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, 60,000 टू परचेज़। हाँ, परचेज़ में चेंजेस आया सर। परचेज़ में कितना चेंजेस आया सर? परचेज़ पिछले साल के मुकाबले 10% से बढ़ी गई है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को पिछले साल देना पड़ता था 100 रुपया, इस साल में देना पड़ा 110 रुपया, है ना। 10% से परचेज प्राइस बढ़ी है। तो मैंने क्या बोला, ये जो 1,76,000 है ना करंट ईयर का परचेजेस, ये 110% है, इसको बैक टू नॉर्मल 100% पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइडेड बाय 110% कर दिया, इट कम्स टू 1,60,000, है ना। ये वापस नॉर्मल फिगर पे आ गया। कंडीशन नॉर्मल होता तो मैं परचेस करने के लिए कितना रुपया देता, 1,60,000 देता। अब सर मेरे सेल में भी तो चेंजेस आया है। सेल में कितना आया सर? सर 2,10,000 का मैं सेल तो किया हूँ, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें ना 5% की बढ़ोतरी आई है। मतलब मैं जो पिछले साल 100 रुपये में सेल करता था, इस साल 105 रुपये में सेल कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, कंडीशन को नॉर्मल करता हूँ, इसको अगर डिवाइड बाय 105% कर दूँ तो ये 2 लाख निकल करके आएगा। मतलब पिछले साल अगर मैं 2 लाख का सेल करता था और इसी में 5% मैं ऐड कर दूं, मतलब 2,10,000 करके मैं इस साल सेल किया हूँ। क्योंकि मेरा प्राइस 5% से बढ़ चुका है, इसलिए मैं 2,10,000 का 2,10,000 में सेल किया हूँ। लेकिन अगर मेरा सेलिंग प्राइस में 5% नहीं बढ़ता, सेलिंग प्राइस में अगर मेरा 5% नहीं बढ़ता, तो मैं इसको कितने में सेल करता पिछले साल की तरह? सर तब तो मैं इसको सेल करता
2 लाख रुपीज़ में। ठीक है सर, कंडीशन को नॉर्मल करते हुए आप यहाँ सेलिंग प्राइस पे लिखो। याद रखना पिछले साल के परसेंटेज को कैलकुलेट किया हमने और उसको ये करंट ईयर में अप्लाई करना है, इसीलिए इतना सारा झमेला हम लोग मूल ले रहे हैं। ठीक है, तो सर हमारे पास अभी सेल आ चुकी है और कंडीशन बिल्कुल मैंने नॉर्मल कर दिया। इस केस में अगर देख पा रहे होगे मैं पिछले साल की तरह ही कंडीशन को पूरा नॉर्मल कर चुका हूँ कैलकुलेशन से। अब मैं क्या करूँगा, वो जो जीपी का परसेंट मेरा निकला था ना, कितना निकला था 50%, वो मैं अपने करंट ईयर के सेल पे इस पर तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। हाँ सर, मैंने अप्लाई किया। 2 लाख का 50% कितना होता है सर? 1 लाख, मतलब मेरा जीपी कितना है 1 लाख। तो सर ये मैं अगर टोटल करूँ तो कितना आता है सर? 3,20,000 है ना। इधर मैंने लिखा 3,20,000। तो सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा वो कितना आएगा सर? सर 3,20,000 माइनस 2 लाख, दैट इज़ 1,20,000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेकिन सर ये क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपीज़ का आएगा, लेकिन सर ये कब आ रहा है? सर ये तो तब आ रहा है ना जब जब कंडीशन नॉर्मल था। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बस अपना जीपी परसेंटेज को इस सेल पे अप्लाई करने के लिए कंडीशन को नॉर्मल कर दिया, बट क्या कंडीशन सच्ची में नॉर्मल है? कंडीशन में नॉर्मल है क्या? कंडीशन अब नॉर्मल नहीं हुई क्या? प्राइसेस में चेंजेस नहीं आया क्या? सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं आया? नहीं सर, आया है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकला है ना, ये पिछले साल की तरह तो निकला है, नॉर्मल कंडीशन की तरह तो निकला है, लेकिन क्योंकि इस साल में थोड़ा सा चेंजेस आया है परचेस प्राइस में, मेरे को इसको करंट ईयर की तरह, करंट ईयर के मुकाबले, करंट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कॉस्टिंग का प्रिंसिपल लगाने वाला। कॉस्टिंग क्या यार, ये जनरल प्रिंसिपल है, सभी लोग अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। मैंने बोला सर मेरा इस साल के बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक था 60,000 रुपीज़ का। सर मैंने साल के दौरान परचेस किया 1,76,000। सर मैंने साल के दौरान सेल भी किया 2,10,000 का, एंड मेरे पास कुछ का स्टॉक बचा होगा। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक बचा हुआ है ना, उसकी वैल्यू 1,20,000 बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रूफ कर देता हूं कैसे। सर आप लोगों को एक मेथड पता होगा, फीफो मेथड। ठीक है, फीफो मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब कि जो सामान मेरे पास पहले से था मैं उसको पहले बेचूंगा। ठीक है, जो मेरे पास बाद में आया, जो खरीद के मैंने बाद में लेकर आया, उसको मैं बाद में बेचूंगा। ठीक है, जो सामान मेरे पास पहले से था मैं उसको पहले बेचूंगा, जो बाद में आया मैं उसको बाद में बेचूंगा। मेरे पास सामान बेचने के लिए कितना है? पूरा 60,000 और 1,76,000 का सामान मेरे पास बेचने के लिए। लेकिन सामान पहले कौन सा बिका होगा फीफो मेथड को अगर मैं अप्लाई करूं? सर यहाँ फीफो मेथड ही क्यों अप्लाई होता है सर? फीफो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, क्यों ये बोल रहा हूँ सर? क्योंकि आप सोच कर देखो, मतलब ये जनरली अप्लाइड मेथड है। ठीक है, एक इस क्वेश्चन में भी एक जनरल अजम्पशन में लेकर चल रहा हूँ कि यार ये बिजनेस एक प्रूडेंस के हिसाब से फीफो मेथड अगर फॉलो करे तो क्या होगा। सोचो, फीफो मेथड अगर फॉलो करेगा तो ये 60,000 का सामान तो वो पहले से ही सेल कर देगा यहाँ पे, है ना। तो मतलब मैं बता सकता हूँ ये 60,000 का सामान अगर उसने सेल कर दिया तो क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 60,000 से रिलेटेड कोई भी सामान आएगा? सर नहीं आएगा। पक्की बात है सर, इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक बच रही है वो 1,76,000 से रिलेटेड है। और आपको ये भी पता है 1,76,000 वाला जो आइटम है वो 10% बढ़ के है, मतलब पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो 1,20,000 आपको दिख रहा है ना, ये 1,20,000 तो तब की बात है जब कंडीशन नॉर्मल होती। लेकिन क्या कंडीशन नॉर्मल है? नहीं सर, नॉर्मल नहीं है। 10% तो प्राइस में बढ़ा है ना। तो मैंने क्या किया, ये सोचते हुए कि ये जो आइटम बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, ये इससे बचा हुआ, इसमें से रिलेट करता है और इसकी प्राइस 10% से बढ़ी हुई है, तो मैंने इसको भी बढ़ा दिया 10% से। तो 12,000, 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई हमारी 1,32,000, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 GP निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अपने को काम किससे है? तो सर ये दोनों साइड को टैली करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो जो है करंट ईयर में मैंने 1,06,000 कमाया है। लेकिन मुझे ये तो नहीं निकालना था, मेरा मेन जो इंटेंशन था वो ये निकालना था, जो कि मैं निकाल पाया किसकी मदद से? ये एक नॉर्मल कंडीशन वाले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। ये कैलकुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। वहाँ पे पहले तो कंडीशन को नॉर्मल किया, कंडीशन को नॉर्मल करने के बाद एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली, उसको मैं इस साल लेकर आया और करंट ईयर के कंपैरिजन में मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि सामान जो है मैं जो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूँ वो फीफो बेसिस में ऑपरेट कर रहा हूँ, जो भी सामान बेचता हूँ वो फीफो बेसिस में बेचता हूँ। ठीक है, तो फीफो बेसिस में बेचता हूँ तो ये पक्की बात है कि जो अपने मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा वो
ओपनिंग स्टॉक में से नहीं बचा होगा, और ओपनिंग स्टॉक में से नहीं बचा होगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का सामान पहले बिक गया होगा। तो जो भी मेरे पास सामान बचा होगा वो 1,76,000 में से ही बचा होगा। और आपको ये भी पता है कंडीशन नॉर्मल नहीं है, 10% से प्राइस बढ़ी है। तो ये तो मैंने 10% कम करके निकाला था ना, यहाँ पे आप अगर याद करो, यहाँ पे मैंने 10% कम करके निकाला था। तो मैंने बैक टू कंडीशन में ले जाकर 10% बढ़ा दिया, क्योंकि परचेजेस से भी परचेज़ में दाम बढ़ा था, 10% दाम बढ़ा था। और ये आइटम परचेज़ में से ही बढ़ा होगा, परचेज़ में से ही बचा होगा। अगर ये परचेजेस में से बचा है तो पक्की बात है इसकी प्राइस 10% से बढ़ी होगी। तो मैंने इसको 10% से बढ़ाया और अपने स्टॉक की वैल्यू निकल गई 1,32,000। ओके, 1,32,000। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होगे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बची है ऑन द डेट ऑफ फायर 1,32,000 की, मैं इसमें से लेस कर देता हूँ सैल्वेज वैल्यू जो कि 4,000 रुपीज़ की है। एंड जो हमारा लॉस निकल के आया वो आया कितना, 1,28,000, है ना, 1,28,000। 1,32,000 वॉज द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच आई हैड ऑन द डेट ऑफ फायर। उसमें से आई कुड सेव 4,000 रुपीज़। तो एग्जैक्टली जो मेरा लॉस हो गया 1,28,000 रुपीज़ का स्टॉक का लॉस हो गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्लेम विच आई विल बी क्लेमिंग फ्रॉम होम, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो विद दिस आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हो गया आज। ठीक है, होप सो बड़ा मज़ा आया होगा। एक ही बात याद रखना, वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, एक ही बात याद रखना कि कंडीशन नॉर्मल होने से ही मैं पिछले साल का GP% अप्लाई कर पाऊँगा। कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो मैं नॉर्मल करूँगा, उसके बाद पिछले साल का GP% अप्लाई करूँगा। GP% दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा, वहाँ से GP निकालूंगा और करेंट ईयर के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल निकला होगा वहाँ पे अप्लाई करके अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मज़ा आया होगा, बने रहें आगे के वीडियोज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू।